इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में आप देख रहे होंगे इन दिनों काफ़ी चेंज आ रहा है, यानी शिफ्ट आ रहा है। लेकिन क्या ये सब कुछ अचानक होने लगा है? ऐसा बिल्कुल भी अचानक नहीं होगा है। और इसके जो पीछे रीज़न है वर्ल्ड वॉर 3 की, हमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट भी हमें देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत लगभग आज से 3 साल पहले हमें देखने को मिली रशिया यूक्रेन वॉर के रूप में। लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर फीडबैक्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 आज हमारा टॉपिक है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ आपको कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ में रियलिटी है, आप इस चीज़ को समझिए। लेकिन ये इन चीज़ों को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हमारा हो रहा है आखिर वो हो क्यों रहा है, ठीक है। 1 मिनट में समझते हैं और फिर करंट सिचुएशन पर हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है उसका अगर आप रीज़न देखेंगे, ये जो हमारा रशिया वॉर है इसमें यूएसए, नाटो और ईयू की सबसे ज़्यादा भूमिका है। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। अब रशिया इससे वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप देखते हैं यूएसए, जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद से ही यूएसए और रशिया की हमें दुश्मनी देखने को मिलती है। एक संगठन बनता है जिसको हम कहते हैं नाटो। नाटो और ये जो ईयू यानी यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका, ये नाटो जो है इसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों ही शामिल है। इनका एक संगठन है और इन पर अगर कोई अटैक करता है तो ये इस चीज़ को कलेक्टिव अटैक के रूप में देखते हैं। तो रशिया की सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है, वो इस चीज़ पे पिन्नाता है, यानी गुस्सा होता है, नाराज़ होता है कि रशिया ने कई बार ये प्रस्ताव रखा है अमेरिका के सामने कि आप ईस्ट की तरफ लगातार एक्सपेंसन ना करें, है ना। लेकिन उसके बावजूद नाटो के माध्यम से वो लगातार ईस्ट की तरफ एक्सपेंसन करते ही चले जा रहे थे। 2014 में जब इस चीज़ को, थ्रेट को रशिया देखता है तो 2014 में सबसे पहले वो क्राइमिया पे अधिकार कर लेता है। क्रीमिया को उन्होंने जीत लिया। इसके बाद में ये रशिया यूक्रेन वॉर जो आज से 3 साल पहले जो हमें देखने को मिल रहा है, इस पे युद्ध तब शुरू हो गया जब यूक्रेन शामिल होने की बात कर देता है इस नाटो में। यहाँ पर ही सारा मामला बिगड़ जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है इस चीज़ को काफ़ी स्लो लेके चला गया है, ठीक है। अभी रशिया अगर चाहता तो इस युद्ध को 3 दिन में भी ख़त्म कर सकता था। लेकिन रशिया को ये मालूम है कि इनके पीछे जो सप्लाई हो रही है पावर की, बहुत सारे वेपन सप्लाई कर रहा था यूएस, नाटो यानी यूरोपियन यूनियन भी काफ़ी पैसे यानी धन की और वेपन्स के सपोर्ट दे रहे थे, जिसकी वजह से युद्ध थोड़ा सा लंबा खिंच गया है। लेकिन अभी करंट टाइम में बहुत कुछ शिफ्ट देखने को हमें मिल रहा है। 1945 के बाद में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका ने रशिया का साथ दिया है। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आप देखेंगे, वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड वाला हुआ था हमारा, उसमें आप देखेंगे कि रशिया और अमेरिका ये एक साथ थे, यानी ये एलाइज कंट्रीज़ की तरफ थे, और जर्मनी, इटली और जापान ये सब दूसरी यानी ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हम देखते हैं तो उसमें अमेरिका प्लस हमें रशिया, ठीक है, ये हमें सब एक तरफ देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये सारे एक तरफ थे। लेकिन 1945 के बाद में जब पावर में शिफ्ट आया तो इन दोनों के बीच में हो जाती है दुश्मनी, ठीक है। ये तो हो गई छोटी सी स्टोरी। लेकिन अभी करंट टाइम में क्या चल रहा है इस चीज़ को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए अभी आपने देखा होगा यूएन में एक असेंबली हुई थी, ठीक है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन में एक असेंबली बुलाई गई और उसमें यूक्रेन ने प्रस्ताव लाया रूस के खिलाफ कि ये जो युद्ध चल रहा है इसके लिए रूस ही जिम्मेदार है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली हुई, जिसने सबको शॉक में डाल दिया, उसमें क्या हुआ कि ये जो यूएसए है ना हमारा, इन्होंने रशिया का साथ दे दिया। इन्होंने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया और रूस के पक्ष में कर दिया। इस चीज़ को जब यूरोपियन यूनियन ने देखा तो इनको लेके कहीं ना कहीं अभी यूएसए और यूरोपियन यूनियन में मतभेद देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा जो जेलेंस्की यानी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, वो अमेरिका गए थे ट्रम्प साहब से मिलने। यूक्रेन के अगर खनिजों की बात करें, इनके पास बहुत सारे खनिज, मिनरल, ऑयल, गैसेस हैं।
यूएसए ने जो हेल्प की है लगभग $350 मिलियन के आसपास उन्होंने हेल्प की है और वो उस पैसे को वापस चाह रहे हैं। तो यूएसए की नज़र जो है वो यूक्रेन के जो है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है, ठीक है, आप इस बात को समझिए। लेकिन अभी यूएसए ने उनकी मदद करने से मना कर दिया है, ठीक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जब आप कई सारे कंट्रीज़ को देखेंगे, अभी 1-2 दिन में कई तरीके की, अभी एक हफ्ते में जो न्यूज़ आई हैं उन सबको समराइज़ करके मैं आपको एक एसेंस बता रहा हूँ क्या निकलता है। अमेरिका पीछे हट चुका है यूक्रेन की मदद करने से, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं वो अभी भी यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से रशिया को रोका जा सके। रशिया लेकिन फ़ाइट में इसलिए उतर आया है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बॉर्डर के सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए हैं लगातार। अभी एक चीज़ और ख़ास बात है, नाटो में सबसे जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है यानी जो यूएसए है हमारा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है, अभी वो रशिया के साथ में। ये सबसे शॉकिंग बात है। अब ये युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता इसलिए चला जा रहा है क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यूएसए ने यूक्रेन को लोन दिया, $350 मिलियन के आसपास का लोन दिया। अभी यूके के साथ में जो मीटिंग हुई है जेलेंस्की साहब की, उसमें भी उन्होंने, यूके ने काफ़ी सारा लोन देने की बात की है। अब आप समझिए, जब इतना सारा कोई कंट्री लोन दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रीपे करने की भी बात आती है, ठीक है। एक तो फैक्ट ये है। सेकंड फैक्ट ये है कि आप एक चीज़ समझिए, ये सवाल मेरा आपसे, जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर या मेरा वीडियो जितने लोगों तक पहुंच रहा है, उन सबसे मेरा ये सवाल है, आप किसी कंट्री की विक्ट्री या उसके फेलियर यानी उसकी पराजय को किस तरीके से देखते हैं? सिनेरियो नंबर 1, मान लीजिए अगर हम यूक्रेन का एग्जांपल दें, जेलेंस्की, अभी आपने ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग देखी होगी, उसमें जेलेंस्की जो है सीज़ फायर पर राजी नहीं है। अमेरिका उसमें ये कह रहा है, यानी ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आप इसमें सीज़ फायर करिए और किसी तरीके से शांति बहाल करिए, यानी समझौता कर लीजिए। लेकिन यूक्रेन इसमें रेडी नहीं है, ठीक है। तो सिनेरियो 1 क्या हो सकता है? देखिए, रशिया कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है। तो ट्रंप साहब जेलेंस्की से स्टार्टिंग से ये कह रहे हैं आप इस युद्ध में हारने ही वाले, यानी आपकी हार निश्चित है। जेलेंस्की साहब नहीं मान रहे हैं। अब पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि यूक्रेन में जब से युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन में बहुत मास लेवल पे जो है मानव हानि हुई है, यानी बहुत सारे लोगों की जानें, करोड़ों में लोगों की जानें गई हैं। कोई भी कंट्री का अगर 90% डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, 90% वो तबाह हो जाए, वहाँ के 90% जनता की हानि हो जाए, लोग मर जाएं, और उसके बाद में रशिया अगर पीछे हट जाए, कहे कि ठीक है आप जीत गए, हम आपके ऊपर जो है अधिकार नहीं करेंगे, तो क्या आप उस कंट्री को, यानी यूक्रेन के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, तो क्या आप उसको जीत कहेंगे कि जब आपका 90% लोग ही तबाह हो गए, जब आपके यहाँ कोई रहा ही नहीं, तो आप ऐसी जीत का करेंगे क्या? ठीक है, मुझे ये जीत काफ़ी खोखली ज़्यादा लगती है, ठीक है। लेकिन आपका इस चीज़ पे क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। पहला सिनेरियो तो ये है। और यूक्रेन के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो लगभग उसके संदर्भ में यही कुछ होने जा रहा है, ठीक है। आज नहीं तो कल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आज नहीं तो कल यूक्रेन हार जरूर जाएगा, ठीक है। और पावर बैलेंस की अगर बात करें तो रशिया और अमेरिका इस समय एक साथ दिखाई दे रहे हैं, प्लस रशिया, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड वार सेकेंड के ऊपर नज़र डालेंगे तो 1941 तक अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में शामिल ही नहीं था। रशिया शामिल था, ब्रिटेन शामिल था और जापान शामिल था, और भी कंट्रीज शामिल थे। अमेरिका, देखिए अमेरिका को जब आप देखेंगे ना वर्ल्ड वार सेकेंड में और अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें अमेरिका बहुत ही इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। वर्ल्ड वार सेकेंड में 1941 तक तो वो शामिल ही नहीं था, दूर से सारा सिनेरियो देख रहा था, पिक्चर को दूर से देख रहा था। लेकिन जब जापान ने, ठीक है, आपको पता होगा जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, उनके सैन्य बेस पर अटैक कर दिया, तुरंत ही अमेरिका उस युद्ध में कूद जाता है और लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिए जाते हैं। युद्ध खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक इसी तरीके से अगर आप करंट सिनेरियो को देखेंगे ना तो इस समय भी जो अमेरिका है वो इस तरीके के युद्ध में शामिल नहीं है। देखिए यूएसए जो है
वो बैक फुट पे आ गया है, ठीक है। वो फ्रंट फाइट यूएसए बहुत जल्दी नहीं करता है, ठीक है, स्मार्ट प्लेयर है। रशिया जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है इस समय युद्ध में, और इस समय पूरे यूरोप से युद्ध की धमकी दी जा रही है। रशिया का ये कहना है कि हम पूरे यूरोप से अगर हमें लड़ना पड़ेगा तो हम अकेले लड़ लेंगे, उनका हम सफाया कर देंगे, ठीक है। तो रशिया और यूरोप इस समय एक्टिवली युद्ध में हैं, ठीक। जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस समय अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। देखिए क्या होता है, जब भी कोई कंट्री युद्ध में इन्वॉल्व होता है उसकी जीडीपी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप समझिए ये सारे सिनेरियो चल रहे हैं। जेलेंस्की साहब झुकने को तैयार नहीं हैं। वो उनकी जितनी भी लड़ाई चल रही है वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के भरोसे ही चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ तक उनका साथ दिया जाएगा। लेकिन मुझे इनकी हार, ये जो यूक्रेन है, मुझे इनकी हार ज़्यादा पास में दिख रही है। और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, अगर आप उसमें एक कॉमन चीज़ को देखेंगे तो जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पे आक्रमण किया और भी कई हमले किए गए। रशिया के साथ वो फाइट में लड़ रहे थे और कई तरीके के गुट बदल रहे थे, गुट बन रहे थे, अंदर ही अंदर जो है एलाइज हो रहे थे। अगर आप करंट सिचुएशन को देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन जो 1945 के बाद से, ये जो 1945, ये जो आप यूरोपियन यूनियन है ना, ये अमेरिका के साथ में 1945 से ही था। इनके बीच में कभी मतभेद आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर आप देखें, अमेरिका पीछे हो गया है और यूएसए और यूरोपियन यूनियन में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। अब यूरोपियन यूनियन और यूएसए इन दोनों को मिलाकर ही एक संगठन बनता है नाटो, यानी इसमें सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए है और यूरोपियन यूनियन के भी बहुत सारे पावरफुल कंट्री, लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर यूएसए का है। तो कहीं ना कहीं नाटो के जो उसका अस्तित्व है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा तो जरूर हो रहा है। करंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जरूर हो रहा है। और अगर इसमें इस चीज़ को देखें वर्ल्ड वॉर 3 को, तो ये चीज़ कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, मतलब इस चीज़ को कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। ये सारी चीज़ आज के वीडियो में थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर फीडबैक्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।